की दृष्टि से केमास कर्नाटी की प्रसंग को अपने शब्दों में विवेचित कीजिए। यह इतिवृत्तात्मकता और सरल रसात्मकता की दृष्टि से केमास कर्नाटी प्रसंग की समीक्षा कीजिए। कविचंद एक ओर श्रृंगार के चित्रण में सिद्ध वहीं दूसरी ओर करुण, वीर और भयानक के परिपाक में भी उतने ही चतुर हैं। इस कथन की विवेचना केमास कर्नाटी प्रसंग के आधार पर कीजिए। इसका उत्तर है रस योजना की और भाव व्यंजना की दृष्टि से केमास कर्नाटी प्रसंग को देखा जाए तो यह बहुत ही सफल रहा। कवि इतिवृत्तात्मकता कथानक का संकेत देता है और मार्मिक अनुभूतियों को के स्थलों को वह विस्तार से अपने भावों को सुंदर ढंग से व्यक्त करता है। केमास कर्नाटी प्रसंग में अनेक रसों की सशक्त ढंग से व्यंजना हुई है और प्रमुख रूप से कवि ने उसमें श्रृंगार, करुण और वीर भयानक रौद्र रसों के साथ साथ शांत रस का प्रयोग किया है। केमास कर्नाटी प्रसंग में मुख्य रूप से रौद्र रस अंकीय रस के रूप में आया है, जबकि अन्य रसों की उपस्थिति इस प्रसंग में सहायक रस के रूप में आई है। यानी रौद्र रस इसमें प्रमुख है। ठीक है। श्रृंगार रस वर्णन प्रस्तुत करने में बड़े स्वयं ढंग से आया है। भाव की अभ्यंजना केमास कर्नाट प्रसंग में जितनी भी घटनाओं का वर्णन आया है उसमें केमास सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ कवि ने इतिवृत्तात्मकता पर अपनी दृष्टि को नहीं रखा। कथा की श्रृंखला को परस्पर जोड़ने के लिए कथाकार द्वारा अनेक घटनाओं को एक साथ एक ही छंद में जोड़ा गया। सत्य तो यह है कि कवि का हृदय रसात्मक ढंग प्रसंगों में रमता रहा। कवि केमास की रतिक्रिया का विस्तार से वर्णन नहीं करता, अपितु उस संबंध में वह दीपकु जराई संकुरी वाक्य मात्र से सांकेतिक शैली में सब कुछ कह जाता है। केमास ने कवि ने केमास कर्नाटी के प्रतिक्रिया में रत रहने पटरानी इच्छिनी द्वारा तांबुल वाहिनी दासी की तो पतिराज को संदेश भेजने, पतिराज का वापस आना, पटरानी इच्छिनी व दासी के साथ केमास की प्रतिक्रिया को देखना इत्यादि समस्त घटनाओं को एक छंद में पिरो दिया है। संग शयन न सत्थि नरपति न जाऊन दूहों विचि इक दासिये संग समाऊं इंदु फणेंदु नरेंद्र अथ्य स भानवु घरे धरिऊं दूहूं मज तसनीन आनयू। यही कारण है कि पृथ्वीराज चौहान पहले तो दासी कर्नाटी के सहित केमास का वध कर देता है, तत्पश्चात वह गड्ढा खुदवाकर दोनों को दफन करवा देता है। इस रहस्य को केवल पृथ्वीराज, पटरानी इच्छिनी और तांबुल वाहिनी दासी ही जानते हैं। स्वयं पृथ्वीराज रात्रि को ही अपने शिविर में वापस लौट जाते हैं। बाद में जब पृथ्वीराज राजसभा में कविचंद से केमास के बारे में पूछता है तो उससे पूर्व की ही रात्रि में माता सरस्वती कविचंद को केमास वध की पूर्ण जानकारी दे देती है। इसी संपूर्ण घटना को कवि ने समाज शैली में दो पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया है। अपूराय वली वने गई सुंदरी सौंदधाय सुम्पन कवि चंद सऊ सरस्वतियों सु आए। माँ सरस्वती के द्वारा जो नक्श वर्णन किया गया है मानो कवि चंद्र बधाई अद्भुत शोभा का वर्णन करने में रम गया है, इसलिए वह 40 पंक्तियों में सरस्वती के सौंदर्य की अनुभूति पर चित्रण करता है। भाषा के भावों की स्वर लहरियों घुंघराओं का संगीत बिखरने लगता है। पृथ्वीराज द्वारा अपने बाण से केमास का वध किया गया और गड्ढा खुदवाकर उसे दफन करवा दिया गया। इसका वर्णन कवि चंद्र बधाई ने 27वें छंद में किया है। सत्य में यही एक छंद इतिवृत्तात्मक वर्त से संबंधित रहा है। केमास कर्नाटी प्रसंग के उत्तरार्ध में केमास की पत्नी का वर्णन आया है, जो केमास के शव के साथ सती होने को उद्यत है। इस वर्णन में अनुभूति की पराकाष्ठा अपने चरम पर पहुंच जाती है। सती होने के उद्यत केमास की पत्नी साक्षात करुणा की मूर्ति सी प्रतीत होती है। वह जीवन की क्षणभंगुरता व असारता का जो चित्रण करती है
वह यथार्थपरक और मार्मिक बन पड़ता है। उस समय वह रोंदे हुए पकवान के समान प्रतीत होता है। केमास का वध और केमास के शव को उसकी पत्नी को दे देने की घटना पृथ्वीराज चौहान के कन्नौज प्रस्थान की पूर्व सूचना बन जाती है। स्वयं पृथ्वीराज चौहान कन्नौज जाकर युद्ध नृत्य करने को तत्पर हो जाते हैं। पृथ्वीराज और कविचंद्र दोनों का परस्पर गले मिलकर अश्रु प्रवाहित करना अनुभूति का मार्मिक बिंब प्रस्तुत करता है। इस प्रकार पृथ्वीराज और कविचंद्र दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और दोनों के नेत्रों से गिरते हुए अश्रु के जल से दोनों स्नान करते हैं। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, ध्यान रखना। पृथ्वीराज कवि चंद्र से कहते हैं कि तुम ही बताओ कि जयचंद्र द्वारा अपमानित व्यक्ति भला कब तक जीवित रह सकेगा। इस प्रकार से केमास का नाट्य प्रसंग में कवि ने अनुभूति और रहस्यात्मकता का बड़ा मार्मिक अनुभूतिपूर्ण चित्रण किया है। केमास का नाट्य प्रसंग में रस निरूपण। केमास का नाट्य प्रसंग में वैसे तो अनेक रसों की अभिव्यंजना हुई है, फिर भी इसमें रौद्र रस प्रमुख रस के रूप में आया है। जहाँ भी अन्य रसों का परिपाक हुआ है, वे सब के सब रौद्र रस के स्थायी भाव क्रोध को उद्दीपित करने के कारण उपकरण के रूप में उपस्थित हैं। रौद्र रस के आश्रय विभाव और अनुभव संचय भाव निम्न प्रकार है। आश्रय पृथ्वीराज आलम्बन केमास उद्दीपन है कर्नाटी दासी के साथ महल में केमास द्वारा रति क्रिया करने का। पटरानी इच्छिनी का पत्र मुस्यम पृथ्वीराज द्वारा महल में आकर केमास को कर्नाटी के साथ रति क्रिया में डूबे देख लेना और इसका अनुभव पृथ्वीराज के हाथों का वाणावली भर जाना, यानी क्रोध के कारण आंखें लाल हो जाना और इसका संचारी भाव पृथ्वीराज के क्रोध की पुष्टि। केमास कर्नाटी प्रसंग में रौद्र रस के इन सभी प्रसंगों को भली प्रकार से देखा जा सकता है। परिणाम स्वरूप रौद्र रस की सफल पुष्टि सरलता से हो जाती है। आश्रय में क्रोध की उद्दीप्ति आलम्बन की ललकार और उनके सामने होने या उनके कार्यों से होती है। पृथ्वीराज ने केमास पर विश्वास किया और उसे दिल्ली का राजगाद सौंपकर वहां आखेट पर चला गया, परंतु केमास सत्ता में मदअंध होकर दासी कर्नाटी के साथ रति क्रिया में डूब गया और अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। परमार रानी इच्छिनी द्वारा दासी के हाथों एक संदेश भेजा गया पृथ्वीराज चौहान को, जिससे सारा वृत्तांत पता चल गया था। पत्र को सुनते ही पृथ्वीराज के दोनों हाथों की वाणावली सुशोभित होने लगी और वे रोष में दग्ध हो गए। यहाँ पृथ्वीराज आश्रय केमास आलम्बन और अंत में पृथ्वीराज पटरानी और तांबुल वाहिनी दासी के साथ महल में पहुंचते हैं और सैया पर केमास को दासी कर्नाटी के साथ रति क्रिया में रत अपने नेत्रों से देख लेते हैं। दोनों की स्थिति रतिपति मुझ लुसित तन को ही हो रही थी। तब पृथ्वीराज का क्रोध उद्दीप्त होने लग जाता है और उनका बाण धनुष पर चढ़ जाता है। इसमें रौद्र रस प्रमुख है। रौद्र रस केमास कर्नाटी का परिपाक है और वह स्वाभाविक रूप से आया है। क्रोध के पुष्ट होने से रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वीराज के सर संग्रह के कारण देव शेषनाग और मनुष्य के छिप जाने से भयानक रस की अभिव्यंजना को भी देखा जा सकता है। पटरानी द्वारा पीछे से 2 बाण देने और ललकारने तथा पृथ्वीराज द्वारा फिर से बाण संधान करने केमास का वध करने में उत्साह की अच्छी व्यंजना हुई है। यहाँ भय और उत्साह के स्थायी भाव रौद्र रस में सहायक रहे हैं। केमास की पत्नी चंद के साथ पृथ्वीराज के पास अपने पति का शव देने को पहुंचती है। पृथ्वीराज को उसकी ओर देखने में क्रोध की व्यंजना हुई है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि केमास कर्नाटी प्रसंग में रौद्र रस की पूर्ण निष्पत्ति हुई है। भयानक रस।
यद्यपि केमास कर्नाटी प्रसंग में भयानक रस की कहीं भी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसको रौद्र रस के अंतर्गत ही कहीं न कहीं इसको शामिल किया जाता है। क्रोध में पृथ्वीराज केमास का वध करने के लिए अपने धनुष बाण चढ़ाता है, धनुष पर बाण चढ़ता है। इसे देखकर देवता, मनुष्य और शेषनाग छिप जाते हैं। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, देखो बात करूँ और अतिशयोक्ति अलंकार है, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर भयानक रस है। देखा जाए तो यहाँ पर भयानक रस है। इन पंक्तियों में ईसाई भाव की सफल अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। कविचंद द्वारा री सभा में केमास वध के रहस्य को उजागर किया जाता है। इसे सुनकर मंत्री व सामंत भयभीत हो जाते हैं और अपने अपने घरों को पलायन हो जाते हैं, मानो किसी ने उसके सिर पर लाठी से प्रहार कर दिया हो। पृथ्वीराज के क्रोध को देखकर कवि चंद भी सूखने लग जाते हैं। वह भय की व्यंजना रौद्र रस के अंतर्गत ही है। यहाँ पर वीर रस भी प्रधान है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह इधर रहा, वहीं इसका आलंबन शत्रु पक्ष होता है। केमास कर्नाटी में स्थायी भाव उत्साह को सफल रूप से व्यंजना को देखा जाए तो देखा जा सकता है। जयचंद के द्वारा पृथ्वीराज का जो अपमान किया गया उसके कारण पृथ्वीराज आश्चर्यचकित हो उठे, परंतु केमास वध और केमास की पत्नी को केमास का शव देने की पृष्ठभूमि में उनका हृदय में निराशा और अस्थिरता का भाव निकल जाता है। उनका क्रोध स्थायी भाव उत्साह का रूप धारण कर लेते हैं। पृथ्वीराज जयचंद के साथ न जाने और जयचंद के साथ युद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्प हो उठते हैं। राजा जयचंद के सामने पृथ्वीराज के होने पर उनकी दोनों भुजाओं का युद्ध करने के लिए संकल्पवान हो उठना स्थायी भाव उत्साह की पुष्टि को देखा जा सकता है। निम्न उदाहरण दूसरे शब्दों में अब आते हैं करुण रस में छोड़ो इसको बात। करुण रस का स्थायी भाव है करुणा। करुण रस का स्थायी भाव है करुणा। इसमें निर्दिष्ट प्रियतम आलंबन, उसके द्वारा उसके क्रिया व्यापार स्मरण, उद्दीपन व आश्रय का रुदन एवं कथन अनुभव में आते हैं। करुण रस की साकार मूर्ति होने के कारण वह आश्रय है। केमास का सब आलंबन है। उसका सत उसे उद्दीप्त करता है। जीवन की क्षणभंगुरता, नश्वरता का वर्णन करती है। केमास की पत्नी का यह शब्द चित्र और पत्नी के शव के साथ उसकी सती हो जाना रस की व्यंजना करती है। कौन सा रस का? करुण रस का। परंतु करुण रस की यह व्यंजना स्वतंत्र ढंग से न होकर रौद्र रस के अंतर्गत ही देखी जा सकती है। पृथ्वीराज के क्रोध के कारण केमास का वध हुआ था। क्रोध में जलते ही उस नेत्रों से ही पृथ्वीराज जलते हुए नेत्रों से ही पृथ्वीराज केमास की पत्नी को काल के हाथों में रोंदे हुए पकवान के समान देखता है। अब आते हैं संहार, श्रृंगार श्रृंगार। इसमें संहार के दो पक्ष होते हैं, संयोग संहार और वियोग संहार। संयोग संहार जब होता है तब जब नायक और नायिका पास पास होते हैं या फिर उनका मिलन होता है। और वियोग संहार तब होता है जब नायक और नायिका दोनों दूर हो या फिर वियोग में होती है। संयोग और वियोग श्रृंगार नायक नायिका दोनों की तरह ही हो सकते हैं। केमास कर्नाटक में नायक की ओर से प्रलम्ब संहार की सांकेतिक अभिव्यक्ति को सहज में ही देखा जा सकता है। इस प्रथम छंद में संयुक्ता के प्रेम वियोग में जलते हुए अस्थिर चित्त पृथ्वीराज के सामने आया है। संयुक्ता के बारे में पृथ्वीराज को ज्ञात था कि वह उसे प्राणपण से चाहती है, यानी प्राण से भी अधिक प्यारी है। ठीक है। संयुक्ता के विरहताप में पृथ्वीराज का मन भी अस्थिर हो उठता है। तब वे अपने मनस्ताप के कारण राजकाज तथा दिल्ली की सुरक्षा का भार अपने मंत्री केमास को सौंपकर स्वयं आखेट के लिए चले जाते हैं और मारे मारे फिरते रहते हैं। वियोग जनित ताप में अस्थिर चित्त ही क्रोध में केमास के वध के लिए पृथ्वीराज को और उग्र बना देता है। केमास के वध के लिए और उग्र बना देता है। इस प्रकार से वियोग संहार रौद्र रस की पृष्ठभूमि बनकर सांकेतिक रूप से अभिव्यक्त हुआ है। अब संयोग संहार। संयोग संहार के अंतर्गत नायक नायिका के मिलन, हास प्रयास से लेकर उनकी प्रतिक्रियाएं तक को
दिया जाता है। केमास कर्नाटिक प्रसंग में नायक नायिका के संयुक्त संघार को स्वतंत्र रूप से विकास दिखाई नहीं देता, वह काव्यात्मक है। रवि चंद्रोपाध्याय द्वारा माँ सरस्वती का जो नक्शे का वर्णन किया है वह असाधारण सुंदरी नायिका के रूप में ही हुआ है, परंतु यहाँ माँ सरस्वती के प्रति मन में पूज्य भाव ही जागृत होता है। केमास कर्नाटिक प्रसंग में प्रेम का जो भाव उपस्थित हुआ है वह परकीय की अनुचित्यपूर्ण कामना जनित विलास ही है। बहजमल की दासी कर्नाटी कामांध होकर केमास को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तब कामांध कैमास उसके महल पहुंचकर शैया पर उसके साथ रति क्रिया करता है और अपने कर्तव्य से हट जाता है। कवि अपने वर्णन के द्वारा उत्सृंखल विलास तथा रति क्रिया तक जहाँ पहुंचता है, परंतु उनका यह वर्णन इतना अधिक संकेतों में संयत है कि उसमें कहीं और भी अश्लीलता का भान नहीं हो पाता, परंतु पर्दे की ओट में संपूर्ण स्थिति उजागर हो जाती है। तांबुल वाहिनी दासी का कथन है कि आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की भांति केमास दासी कर्नाटी के महल में विचरण कर रहा है। धीमे धीमे दीपक जल रहा है, वह पर्दे की ओट में चलने वाला संपूर्ण क्रिया व्यापार को सहज में ही उजागर कर देती है। इस प्रकार कविचंद की रतिपति मुझ अलूशी मात्र कहकर वह भली प्रकार से स्पष्ट कर देती है कि सुरती और रति विलास करने के अनंतर दासी कर्नाटी और केमास मूर्छित और अलक्ष्य हो रहे हैं। जब पृथ्वीराज पट रानी इच्छनी और तांबुलवाहिनी दासी के साथ केमास को सैया पर दासी कर्नाटी के साथ रति क्रिया करते देख लेता है, तब वे क्रोध से दग्ध हो उठते हैं और केमास का वध करने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। इस प्रकार से श्रृंगार का सांकेतिक वर्णन रौद्र रस की निष्पत्ति में सहायक रहता है। अंत में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि केमास कर्नाटी प्रसंग का वर्णन वस्तु की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उसमें प्रसंग के अनुसार आध्यात्मिक, रहस्यात्मक और भावुकतापूर्ण भी देखा जा सकता है। वस्तुतः केमास और कर्नाटी के मिलन के प्रसंग से ही यदि संकार रस की स्थिति आई है, तो पृथ्वीराज द्वारा केमास वध के प्रसंग में रोध और भयानक दोनों ही रसपातकों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। यद्यपि केमास कर्नाटी में करुण और शांत रस भी आए हैं, परंतु उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अपितु ये रौद्र रस के सहायक रूप में आए हैं। इस प्रसंग की दृष्टि से वास्तव में देखा जाए तो मूल रस रौद्र ही है, अन्य रस अन्य रस को उनके सहायक रस के उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि केमास कर्नाटी की तीव्रता भी रहस्यात्मक रहा है।